नमस्कार, आप देख रहे हैं नीति पोस्ट और आपके साथ मैं हूं विपिन तिवारी। मंगलवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्र को संबोधित करते हुए आत्मनिर्भर भारत बनाने के लिए 20 लाख करोड़ यानी टोटल जीडीपी के 10% कोरोना से लड़ने के लिए आर्थिक पैकेज के रूप में घोषणा की। उसके बाद पूरे देश में एक सकारात्मक माहौल का निर्माण हुआ। बुधवार से वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने इस आत्मनिर्भर भारत पैकेज की बारीकियों को बताना शुरू किया। अगर वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा बुधवार और गुरुवार को किए गए घोषणाओं को देखें तो इससे एक मिलीजुली प्रतिक्रिया ही आती है। यानी न तो गिलास पूर्ण रूप से भरा हुआ है और न पूर्ण रूप से खाली है। विशेषकर प्रधानमंत्री द्वारा राष्ट्र को संबोधित करने के बाद से जिस तरह से सकारात्मकता का माहौल बना था और उम्मीदें बहुत ज़्यादा हो गई थी, उसको लेकर के कुछ हद तक निराशा हो सकता है। क्योंकि वित्त मंत्री ने इस पैकेज की सारी जानकारियों को अभी तक साझा नहीं किया है, इसलिए ये पूर्ण रूप से गलत है या बहुत बढ़िया यह तो नहीं कहा जा सकता। लेकिन एक चीज़ तो स्पष्ट है कि यह न तो उस स्तर का है जिस स्तर की उम्मीद लगाई जा रही थी और न उस निम्न स्तर का है जैसा कुछ लोग विशेषकर से विपक्ष के लोग कह रहे हैं। न तो बिल्कुल ख़राब है न बहुत ही उम्दा दर्जे का है, यह बीच बीच का है। कुछ घोषणाएं इसमें जो की गई है वह बहुत ही सकारात्मक है। जैसे एक राष्ट्र एक राशन कार्ड यानी वन नेशन वन राशन कार्ड की घोषणा है, यह बहुत ही क्रांतिकारी है। इसके अलावा कुछ और जो सकारात्मक घोषणाएं की गई है उसमें है एमएसएमई को लेकर के। एमएसएमई का जो परिभाषा है उस परिभाषा को बदला गया है। एमएसएमई के लिए नए लोन की व्यवस्था की गई है। मजदूरों के लिए एक लेबर कॉलोनी बनाने की भी विचार किया गया है। ये सारे सकारात्मक प्रभाव हैं इसमें। लेकिन हम शुरुआत करेंगे एक राष्ट्र एक राशन कार्ड से लेकर के। जो सबसे बड़ा समस्या है जिसको लेकर के जो माइग्रेंट हैं, विशेष रूप से निम्न वर्ग के और मजदूर वर्ग के, जो एक राज्य से दूसरे राज्य में रोजी रोटी के तलाश में जाते रहते हैं, उनके साथ जो सबसे बड़ी समस्या आती है वह सरकारी राशन के दुकान से राशन प्राप्त करने की। यानी जो भूखमरी की समस्या जो आ रही है उसके समाधान में यह सकारात्मक है। अब अगर कहीं पर भी अगर आपका एक जगह देश के किसी भी हिस्से में एक जगह आपका राशन कार्ड है तो उस राशन कार्ड के आधार पर आप देश के दूसरे हिस्से से राशन उठा सकते हैं। इस एक बदलाव का यह एक बहुत ही क्रांतिकारी बदलाव है। और चूंकि टेक्नोलॉजी के युग में हम लोग रह रहे हैं तो उस टेक्नोलॉजी का भरपूर उपयोग होना ही चाहिए। और राशन कार्ड चूंकि डिजिटलाइजेशन हो रहे हैं, उसका डिजिटलाइज हो रहा है, तो सारे डाटा का एक बार डिजिटलाइज हो जाने के बाद से यह बहुत ही आसान भी हो जाएगा। यानी राशन कार्ड की पोर्टेबिलिटी मोबाइल नंबर का जैसे पोर्टेबिलिटी है, यानी एक जगह का मोबाइल नंबर आप पूरे देश में यूज़ कर सकते हैं, उपयोग कर सकते हैं, उसी तरह से अगर आप एक राशन कार्ड देश के किसी भी हिस्से का राशन कार्ड है तो आप देश के किसी भी राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में उसका उपयोग कर पाएंगे। इससे जो माइग्रेंट होने वाले वर्कर हैं उनको इसका बहुत ही ज़्यादा लाभ मिलेगा। क्योंकि अब एक समस्या और भी आती है कि अगर परिवार में मान लीजिए 5 सदस्य हैं तो यह ज़रूरी नहीं कि पाँचों के पाँचों सदस्य ही एक जगह से दूसरी जगह चले जाएं रोज़गार के लिए या रोजी रोटी के लिए। 2 या 3 सदस्य जाते हैं, 2-3 जगह सदस्य वहाँ रह जाते हैं। तो इस पर भी वित्त मंत्री ने जो सफाई दी, जो स्पष्टीकरण दिया, वह इस पोर्टेबिलिटी को और भी उपयोगी बना देता है। यानी 3 सदस्य गांव में रह गए हैं तो 3 सदस्य अपने हिस्से का राशन वहाँ उठा सकते हैं और 2 सदस्य देश के दूसरे हिस्से में चले गए हैं तो बाकी हिस्सा वो वहाँ उठा सकते हैं। यानी एक ही राशन कार्ड पे 2 अलग अलग जगहों पर भी सरकारी दुकान से राशन उठाए जा सकते हैं।
देश में अभी भी बहुत से निम्न वर्ग के ऐसे लोग हैं जिनका राशन कार्ड नहीं बना है। ऐसे लोगों की संख्या लगभग 8 करोड़ के आसपास है, जिसको लेकर के इस पूरे कोरोना महामारी में वित्त मंत्री ने यह घोषणा की है कि उनको राशन कार्ड के बिना ही अगले 2 महीने तक फ्री में अनाज उपलब्ध कराया जाएगा, जो एक सकारात्मक पहल है। इसके अलावा जो बड़ी संख्या में शहरों से मजदूर पलायन कर रहे हैं, पलायन कर कर अपने गांव में जा रहे हैं, उसको लेकर के भी सकारात्मक एक कदम उठाया गया है कि महात्मा गांधी नरेगा जो है रोजगार गारंटी योजना के अंतर्गत, मनरेगा के अंतर्गत उनका नए सिरे से इनरोलमेंट होगा और वहीं पे 100 दिन की मिनिमम रोज़गार उपलब्ध कराए जाएंगे। इसके अलावा जो एक और महत्वपूर्ण आज की बात रही वह है जो शहरों के अंदर जो मजदूर वर्ग हैं उनको सस्ते यानी अफोर्डेबल हाउसिंग की, यानी रेंट पे, किराया पर, यानी एक तरह से कह सकते हैं आप लेबर कॉलोनी के निर्माण की। क्योंकि बहुत से प्रोजेक्ट पे ऐसा होता ही है जहाँ पे लेबर रहने के लिए, उनकी परिवार के रहने के लिए एक अच्छी खासी व्यवस्था की जाती है और एक मिनिमम किराया उनसे लिया जाए। तो इसको लेकर के चूँकि सरकार ने एक पीपीपी मॉडल पे इसको निर्माण करने की बात कही है, यानी केंद्र सरकार भी अपने स्तर पे बनाएगी, फिर जो कारपोरेट हैं या कंपनियां, कंस्ट्रक्शन कंपनी हैं, उनसे भी कहा जाएगा कि वो अपने साइट पे या अपने स्तर पर उसका निर्माण करें, और राज्य सरकार और बाकी PSUs वगैरह जो भी हैं जो इस तरह कार्य में लगे हुए हैं या जो कंपनियां चला रहे हैं, बड़ी कंपनियां, वो इस तरह के लेबर कॉलोनियों का निर्माण करें जहां पर सस्ते में मजदूरों के लिए किराए पर आवास की सुविधा उपलब्ध कराई जा सके। यह एक अच्छा कदम है जो कि भविष्य में बहुत ही दूरगामी परिणाम भी देगा। इसके अतिरिक्त जब बुधवार को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने प्रेस वार्ता को संबोधित किया, तब MSME यानी माइक्रो, स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेस, यानी सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम के लिए कुछ बहुत ही अच्छे कदमों की घोषणा की थी। इसमें जो सबसे महत्वपूर्ण है वह है इनकी परिभाषा में परिवर्तन। इनके परिभाषा में परिवर्तन के बाद से इनका जो आकार है वह बढ़ जाता है। उदाहरण के लिए पहले जो सूक्ष्म यानी माइक्रो के लिए था वो 25 लाख इन्वेस्टमेंट का था, उसको बढ़ा करके अब 1 करोड़ कर दिया गया है। इसके अलावा अब टर्नओवर को भी लाया गया है, यानी अब 5 करोड़ तक के टर्नओवर को सूक्ष्म माना जाएगा, यानी माइक्रो इंडस्ट्री में वो आएगा। और एक और महत्वपूर्ण इसमें परिवर्तन यह किया गया है, पहले के परिभाषा में सेवा एवं उत्पाद को अलग अलग रखा गया था, लेकिन अब एक ही कर दिया गया है। उसी तरह से स्मॉल यानी लघु के लिए यह आंकड़ा 10 करोड़, यानी 1 करोड़ से 10 करोड़ के बीच में अगर कोई कंपनी में इन्वेस्टमेंट है तो उसको लघु माना जाएगा, और इसी तरह उसका टर्नओवर जो है उसको 50 करोड़ कर दिया गया है। और मीडियम यानी मध्यम के लिए जो निवेश का राशि है उसको बढ़ा करके 20 करोड़ कर दिया गया है, और टर्नओवर को 100 करोड़ कर दिया गया है, यानी 100 करोड़ तक की कंपनी मीडियम इंटरप्राइज कहलाएगी। और इस MSME को मिलने वाली सुविधाओं का कंपनियां अब ज़्यादा लाभ ले पाएंगी। साथ ही 3 लाख करोड़ के कोलेटरल फ्री लोन की भी घोषणा की है। यानी इस कोरोना काल में चूँकि कंपनियों को बिजनेस का भारी नुकसान हुआ है, तो उनके पास लिक्विडिटी की यानी पैसे की एक कमी आई है, धन की एक कमी आई है, उसको दूर करने के लिए 3 लाख करोड़ के इनको लोन का प्रावधान किया गया है, जिसका वह लोन ले सकेंगे। और इस क्षेत्र में एक और ही बहुत ही महत्वपूर्ण परिवर्तन आया है, यानी जो गवर्नमेंट खरीदारी करती है, जो सरकार की तरफ से खरीदारी की जा रही है, तो उसमें एक बैरियर लगाया गया है कि 200 करोड़ तक अगर सरकार की कोई खरीदारी है तो उसमें ग्लोबल टेंडर नहीं निकाला जाएगा, यानी अंतर्राष्ट्रीय निविदा नहीं होगी।
इसका कारण ये है कि अंतर्राष्ट्रीय निविदा न निकालने की वजह से कोई कंपनी बाहर नहीं होगी, बल्कि जो देश की एमएसएमई कंपनीज हैं वह कंपनी इसके अंदर आएगी। क्योंकि जैसे ही हम ग्लोबल टेंडर की बात करते हैं, यानी अंतर्राष्ट्रीय निविदा किसी खरीदारी के लिए मंगाते हैं, तो उसके साथ ही शर्तें बदल जाती है, और जो देश के अंदर की एमएसएमई कंपनी है वह उन शर्तों को पूरा नहीं कर पाती हैं और वह इस टेंडर से बाहर हो जाती हैं। लेकिन जब चूँकि ग्लोबल टेंडर नहीं होगा तो उसकी शर्तें, उन शर्तों को पूरा करके यह कंपनियां भी उसमें भाग ले पाएंगी, जिससे इन कंपनियों को एक नया बाज़ार मिलेगा अपनी सामान को बेचने का, साथ ही स्वदेशी कंपनियों का एक प्रोत्साहन मिलेगा और आत्मनिर्भर भारत में एक बहुत ही सकारात्मक कदम होगा। एक और महत्वपूर्ण बात है कि कई बार जब एमएसएमई कंपनीज हैं वो अच्छी तरह से चलती हैं, यानी उनका ट्रैक रिकॉर्ड बढ़िया है, सब कुछ बहुत ही साउंड है, अच्छा प्रदर्शन भी कर रही है, लेकिन पूंजी के अभाव में अपना विस्तार नहीं कर पाती है। वैसी कंपनियों के लिए सरकार ने 50,000 करोड़ के इक्विटी इन्फ्यूज़न, यानी फंड ऑफ फंड के थ्रू इक्विटी इन्फ्यूज़न की। इसी तरह से जो कंपनियां क्योंकि जिनकी स्थिति स्ट्रेस्ड हो गई है, यानी कर्ज में डूब गई है, उनको चुका नहीं पा रही है, उनके लिए 20,000 करोड़ के नए फंड की भी व्यवस्था किया गया है, जो कि एक सकारात्मक कदम है ऐसी कंपनियों को डूबने से बचाने के लिए। ईपीएफ को लेकर के भी सरकार ने एक सकारात्मक कदम उठाया, क्योंकि पहले से भी सरकार जो 12% एम्प्लॉई के द्वारा और 12% एम्प्लॉयर के द्वारा भरना होता था, और चूँकि कोरोना काल में कंपनी ही बंद है, चल नहीं रही है, उसको लेकर के भी सरकार ने कहा है कि चूँकि ये 12% का जो आपका है, यानी 12% 24% है, तो पहले 3 महीने के लिए था, अब इसको 6 महीने के 3 महीना और बढ़ा करके पूरे 6 महीना कर दिया गया है। तो इस 6 महीने के लिए ये जो पूरे 24% की राशि है वह सरकार भरेगी। यह सभी मजदूरों के लिए एक बहुत ही सकारात्मक पहल है। लेकिन एक चीज़ अगर हम ध्यान दें तो जिस तरह से घोषणाएं की गई हैं, उस घोषणाओं में लगता है कि इसको शब्दों के जाल में, यानी बाबू लोग, जो मंत्रालय के बाबू हैं वह ज़्यादा हावी हैं। जो अभी मैंने सकारात्मक कदम आपको गिनाए उनको छोड़ दें तो बाकी जो 2 दिन की घोषणाएं, मैं सिर्फ बार बार कह रहा हूं कि ये सिर्फ मैं 2 दिन की घोषणाओं के आधार पर कह रहा हूं, कुछ हद तक निराशा हुई है। और उसका कारण ये है कि प्रधानमंत्री द्वारा मंगलवार को राष्ट्र के संबोधन में जो बात कही गई और उससे जो उम्मीद थी वह बहुत ही ज़्यादा थी। उस लिहाज से वित्त मंत्री द्वारा की गई घोषणाएं कुछ हद तक निराश करती हैं। और जो लोग भी ये योजनाएं बना रहे हैं, चूँकि बाबुओं की एक पुरानी आदत है, नौकरशाहों की एक पुरानी आदत है, वो आंकड़ेबाजी बहुत ज़्यादा करते हैं। तो वर्तमान समय आंकड़ेबाजी का नहीं है, ज़मीनी हकीकत पे आने का है। और इन घोषणाओं को अगर हम देखें, 1-1 डेढ़ घंटा प्रेस कॉन्फ्रेंस करके दिए जा रहे हैं कि वित्त मंत्रालय में अफसरशाही हावी है, और जो डिसीजन मेकिंग पोजीशन पे हैं, चाहे वो वित्त मंत्री हों या वित्त राज्य मंत्री हों, उनको ज़मीनी हकीकत की पूरी जानकारी नहीं है। अभी ज़रूरत है त्वरित राहत की, निम्न वर्ग हो या मध्यम वर्ग हो, उसकी पूरी व्यवस्था पटरी से उतर गई है। वर्तमान परिस्थिति में जनता के पास, एक बड़ी आबादी के पास पैसा पहुंचाने की ज़रूरत है, जिससे उसको राहत मिले, वो उसको खर्च करे और बाज़ार में एक मांग आए। जब तक बाज़ार में मांग नहीं आएगा, खरीदारी नहीं होगी, तब तक अर्थव्यवस्था वापस पटरी पर नहीं आ पाएगी, अर्थव्यवस्था सांस लेनी शुरू नहीं करेगी। तो अर्थव्यवस्था में जान लाने के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरत है तत्काल जो मजदूर पलायन कर रहे हों, जो मध्यम वर्ग है या जो निम्न वर्ग है, उसके पास कुछ पैसा जाए, जिसको वो खर्च करे,
जिससे उसके अंदर एक विश्वास आए। क्योंकि 2 महीने से सारा कारोबार बंद है, घर पे बैठे हैं, यानी खर्चे चल रहे हैं, आय बंद है, इसमें उसको पैसा चाहिए, तभी अर्थव्यवस्था भी पटरी पे आएगी। और इतने गंभीर परिस्थिति को, इतने गंभीर संकट को मंत्रालय के बाबुओं के हवाले तो नहीं किया जा सकता कि वो आंकड़ेबाजी करते रहें, आंकड़े को तोड़मोड़ करते रहें। वर्तमान में ज़रूरत है कि वित्त मंत्रालय में पीयूष गोयल जैसा एक तेज तर्रार और प्रैक्टिकल मंत्री हो, जिसको ज़मीनी हकीकत का अंदाज़ा हो। एक पॉलिटिकल इंटरवेंशन की, यानी एक राजनीतिक दखलंदाजी की ज़रूरत है। वर्तमान परिस्थिति में जो भी नीतिगत निर्णय है उसको राजनीतिक निर्णय होना ज़रूरी है, वह नौकरशाही का निर्णय नहीं हो सकता, चाहे वह वित्त मंत्री के स्तर पर हो या प्रधानमंत्री के स्तर पर हो। उसको एक राजनेता द्वारा निर्णय लेने की ज़रूरत है, जो आंकड़ेबाजी में न हो, जिसका विज़न एक ब्रॉड हो। और विज़न ब्रॉड तभी हो सकता है जब यह पॉलिटिकल लीडरशिप पे लिया जा सके, क्योंकि देश की ब्यूरोक्रेसी कभी भी एक ब्रॉड विज़न नहीं दे सकती है। नमस्कार।